इंडिया और एनडीए में कौन कितना दमदार है, आज की तारीख में भी किसकी कितनी साख है लोगों के बीच में, ये तय करेगा 2024 के चुनाव का परिणाम। तो अलग अलग पैमाने हैं इनको समझने के, देखने के, विश्लेषण करने के। लोगों के बीच में क्या चल रहा है, उनकी सोच क्या है और वो किस तरीके से मौजूदा सरकार को और मौजूदा विपक्ष को, उसकी एकजुटता को देख रहे हैं और क्या मुद्दे उनके लिए मैटर करते हैं, ये है असली चीज़। नैरेटिव और नॉइस एक चीज़ होती है और ज़मीन पे लोग क्या सोच रहे हैं ये दूसरी चीज़ होती है। तो ज़मीन में जो लोग सोच रहे हैं, जिनको वोट डालना है, उनकी व्यू या उनका विचार ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से वो सरकारों के कामकाज को देखते हैं और किसके पक्ष में आज भी वो खड़े हुए हैं। क्या मौजूदा सरकार से लोगों की नाराज़गी है और इतनी नाराज़गी है कि वो उनके खिलाफ वोट करें, या उनके रियल इश्यूज़ कुछ दूसरे हैं, उनकी नाराज़गी नहीं है और विपक्ष की एकजुटता उनके लिए कोई प्रभाव नहीं डाल रही। ये है आज का असली सवाल। इसके परिप्रेक्ष्य में INDIA की बैठक होने वाली है, NDA 200 रुपये सिलेंडर सस्ता कर रही है, ये सब चीज़ें चल रही हैं और इसी से वो थॉट बनता है जो मतदान के लिए व्यू बनाता है। अब इस पर भी एक बड़ी डिबेट है कि व्यू चुनाव से ठीक एक दिन पहले पूर्व संध्या पे बनता है, जिस दिन प्रचार बंद हो जाता है, या लोग साल भर पहले तय कर लेते हैं कि आपको किस सरकार को जिताना है, किस सरकार को हराना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इस पर पंडितों के बीच में मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि अभी वक्त आने दीजिए, अभी बहुत समय बाकी है, 4-6 महीने बाकी हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं, लोग मन पहले बना लेते हैं, बाद में फिर आप कुछ भी करें फिर फ़र्क नहीं पड़ता है। आज इसी का विश्लेषण करते हैं। कई सारे सर्वे आए हैं, उसमें अनुमान लगाया गया है कि किस सरकार का, विपक्ष का क्या हाल हो सकता है। जो सबसे ताज़ा सर्वे है उसकी बात कर रहे हैं। लगभग तीनों का एक ही रूप है, लेकिन जो लेटेस्ट सर्वे है जो सी वोटर ने किया है, वो इस सर्वे की पहली तस्वीर आपके सामने है। इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी NDA 306 सीटें जीतकर सरकार दोबारा बनाने के लिए दावा ठोक रहा है। हालांकि पिछली बार से सीटें कुछ कम हो रही, लेकिन 306 उस मैजिक फिगर से बहुत बड़ा नंबर है। INDIA को 193 सीटें मिल रही हैं, सब मिलने के बावजूद, और अन्य जो छोटे दल है या निर्दलीय हो सकते हैं वो 44 सीट जीत रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी थीम है। अब इसके अंदर इसको तोड़ के देखते हैं। अगर उसको हम ब्रेकडाउन करते हैं तो अकेले बीजेपी 287 सीट जीत रही है, कांग्रेस को 74 और अन्य को 182। ये जो 287 है ये पिछली बार के 303 से कम है, लेकिन 272 से काफ़ी ऊपर है। तो इसलिए अकेले बीजेपी केंद्र में सरकार बनाने के लिए दमखम रखती है। फिर थोड़ा और इसको ब्रेकडाउन करते हैं कि वोट परसेंटेज किसको कितना मिल रहा है। तो NDA को 43%, INDIA को 41% और अन्य को 16%। ये जो INDIA के 41 है, ये कलेक्टिव नहीं है कि 1 by 1 पे वोट पड़ा है, ये सारे जो दल हैं उनका मिला के। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी चर्चा में इसको हम लोग डिकोड करेंगे कि 41-43 का क्या खेल है। इसके बाद जब और डीप में जाते हैं तो अकेले पार्टियों में किसको कितना वोट मिल रहा है। बीजेपी को 38% वोट, पिछली बार से स्लाइट बेटर, स्लाइट थोड़ा सा, लेकिन लगभग वैसे ही। कांग्रेस को 20%, पिछली बार शायद 19 था, 1% वहाँ इंप्रूवमेंट, और अन्य के खाते में 42% वोट जाते हुए दिख रहे हैं। इसलिए मैंने कहा था कि ये जो 41% INDA का था उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। अगले PM के तौर पर कौन पसंद है? मोदी जी 52%, बहुत बड़ा नंबर है ये। राहुल गांधी 16%, चूँकि INDA की तरफ से सबसे मुखर, सबसे लीडिंग पर्सनालिटी राहुल गांधी हैं, तो उनका पूछा गया सवाल तो उनको 16% लोगों ने PM के तौर पर लाइक किया, लेकिन मोदी जी को 52% लोग पसंद करते हैं। बीजेपी को वोट क्यों दें, यही तो सब बड़ा सवाल है ना। क्यों दें भाई बीजेपी को वोट, ऐसा क्या किया सरकार ने? मोदी जी मैजिक, 44% लोग फेस पे वोट देंगे। ये सवाल बार बार पूछा जाता है, इग्नोर किया जाता है, लेकिन असली बड़ा सवाल यही है कि 44% लोगों का मतदान सिर्फ मोदी जी की वजह से जाएगा, फेस पे जाएगा। 22% लोग कहते नहीं, वो डेवलपमेंट भी देख रहे हैं, उस पर जाएगा। 14% हिंदुत्व पे जाएगा और कल्याणकारी ये जो योजनाएं चल रही उस पर 8%। अब आप इस प्लेट को थोड़ा स्टिल करिएगा। ये जो 44% है ना, ये अपने आप में कहानी है। इसी को समझने की ज़रूरत है कि बहुत सारे इश्यूज इसमें जुड़ते हैं, लेकिन जब इनका फेस आता है तो इलेक्शन बदल जाता है। और दिखाइए 3-4 और इश्यूज हैं कि किस पे किस तरीके से
मतदान लोग करना चाहते हैं उनके लिए बड़े इश्यूज क्या हैं। अगला सवाल हमने पूछा कि इंडियाई क्या गठबंधन मोदी को हरा सकता है। 54% लोग कहते हैं नहीं हरा सकता है, 33% लोग कहते हैं कि हाँ हरा सकता है। तो यहाँ पे भी चूंकि उनका फेस है मोदी जी का, तो इसलिए उनके हारने की संभावनाएं नहीं है, क्योंकि 54% लोग कह रहे हैं कि वो उनको हराया नहीं जा सकता। क्या इश्यूज हैं सबसे बड़े इस समय लोगों के बीच में? वोट किस लिए हम देंगे वो तो हमने आपको दिखाया कि मोदी जी के फेस पे वोट देंगे, लेकिन क्या इश्यूज हैं? 24% महंगाई है, बड़ा मुद्दा है। आज ही 200 रुपये सिलेंडर कम किया गया है। 24% बेरोजगारी है और 8% लोग गरीबी को भी। अब इस 24 और 24 को जोड़ दें तो ये बहुत बड़ा इशू है, लेकिन ये पूरा इशू उस मोदी जी के चेहरे के ऊपर ज़ीरो हो जाता है और मतदान उधर चला जाता है। और दिखाइए इसके जो मुद्दे हैं। तो 5% लोग मानते हैं कि कृषि में भी दिक्कत है, जिसके पीछे इतना बड़ा एक साल भर आंदोलन चला, लेकिन कृषि संकट को लोग सिर्फ 5% मानते हैं। और 5% लोग भ्रष्टाचार को मानते हैं। वैसे ऐतिहासिक रूप से देखा गया है कि ये चुनाव के दौरान जो दूसरे बड़े इश्यूज होते हैं उसमें फिर इन सब चीज़ों का छोटा होता है। तो क्या एक बात ये भी है कि इतने बड़े पैमाने पे क्या भ्रष्टाचार है? ये बड़ा सवाल है। क्या है भ्रष्टाचार? अगर है तो फिर 5% लोग क्यों इसको इशू मान रहे हैं? कृषि बहुत मुश्किल में है, क्या वाकई ऐसा है? 5% लोग फ्री क्यों मान रहे हैं? ज़्यादा आना चाहिए। अब लोग ये कह सकते हैं कि किसानों के बीच में थोड़ी ये सर्वे किया गया था। तो ये तो मैं सी वोटर से पूछूंगा जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं कि ये सर्वे किस तरह किया गया है। 2 सवाल और हैं, लेकिन वो पता नहीं पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे। ओपन फाइल नहीं है, मैं पूछूंगा सी वोटर से कि लोकतंत्र खतरे में है और संस्थानों पर सरकार ने कब्जा कर रखा है। ये सवाल क्यों नहीं पूछा गया और पूछा गया तो उसका जवाब क्या है? परिचय करा दूं आपका। शेखर अय्यर जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बातचीत इनसे होगी। विजय त्रिवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आशुतोष जी हैं, सत्य हिंदी के फाउंडर। और खालिद अख्तर हैं, सी वोटर के संपादक। खालिद जी से पहले 1-2 सवाल पूछ लेते हैं। खालिद जी, 2 चीज़ें मुझे इसमें समझाइए आप सर्वे में। एक तो ये कि जो आपका पहला सवाल निकल के आ रहा है कि आज भी सरकार इतनी तमाम चीज़ों के बावजूद 300 से ज़्यादा सीटें एनडीए लेके आ रहा है जी। एक इसका जवाब दीजिएगा। और दूसरा ये कि मोदी जी के फेस के आगे किसी की चल नहीं रही है। क्या सवाल था, कैसे पूछा आपने, बताइए सर। देखिए, जो आप ये जो दूसरा सवाल आपने पूछा कि क्या मोदी जी के फेस के आगे किसी की नहीं चल रही है, और पहला सवाल ये कि क्या 303 सीटें अभी भी गठबंधन को आ रही है, जिसमें 284 के आसपास बीजेपी को। सर देखिए, इसमें कई सारे मूड ऑफ द नेशन में हम कई सारे पैरामीटर्स, कई सारे चीजों पे सवाल पूछते हैं। जैसे आपको मैं बताऊं कि जो सबसे बड़ा इशू, और भी हम लोग कई शोज में इंडिविजुअल स्टेट्स के उसमें भी हम बात कर चुके हैं कि आज के वक्त में, मौजूदा वक्त में जो सबसे ज्यादा जो लोगों को परेशान करने वाली चीज है वो प्राइस राइज है और अनएम्प्लॉयमेंट है। लेकिन उसी सवाल के बारे में जब हम ये पूछते हैं कि इन चीजों को सॉल्व करने के लिए आपका मोदी जी पे कितना भरोसा है, तो जो बिगेस्ट प्रोपोर्शन है उस स्प्लिट जब हम करते हैं कि रिस्पॉन्सेज को देखते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स जो होते हैं 44% के आसपास, वो कहते हैं कि इन चीजों को, जो हमारे सबसे जो बड़े मेजर कंसर्न है, उनको सॉल्व करने का जो कुव्वत है, मादा है, वो मोदी जी में ही है। इन सारी परेशानियों के बावजूद भी वो अपना भरोसा प्राइम मिनिस्टर मोदी पर ही जताते हैं। रही बातें सर सीटें आने की, तो इंडिया अलायंस अभी बना है। उसका मैथमेटिक्स, अरिथमेटिक ये है कि अभी आपको दिख रहा होगा कि साहब ये वोट शेयर जुड़ता है, और इन दोनों में, इंडिया अलायंस में और एनडीए में, बहुत ज्यादा गैप नहीं है। लेकिन जब ये एक्चुअल इसकी सिचुएशन सर जब होगी, असेसमेंट एक, जब आप सीट शेयरिंग आपका हो जाए, आपका टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, क्योंकि इसमें कई सारे अलायंस पार्टनर्स ऐसे हैं जिनके जो वोटर्स हैं वो एकदम दोनों डायरेक्ट उसमें कंटेस्ट में रहते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे केरला में, आप देखें तो कांग्रेस और लेफ्ट के जो इसमें एक जगह है, लेकिन वहां पे डायरेक्ट कंटेस्ट में दोनों एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं। तो वहां पे क्या वो दोनों के जो वोट ब्लॉक्स हैं वो साथ में बीजेपी के खिलाफ में आएंगे कि नहीं आएंगे? तो ये कई सारी चीजें हैं सर जो अलायंस को लेकर के हमें अभी जो अरिथमेटिक देख रहा है, उसका बाद में हमें केमिस्ट्री भी देखनी पड़ेगी। और इन सब के बावजूद भी सर जो बीजेपी और एनडीए अलायंस को ही लोग जो है, अभी उन्हीं को हमारे सर्वे में जो जितने लोगों से हमने बात की, उनको ऐसा दिखता है। प्राइमरली उसकी सबसे बड़ी वजह यह है
कि नेशनल लेवल पे जो जो लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर मोदी की है, उसमें अपोजिशन की जो भी लीडरशिप है वो वहां पे मैच नहीं कर पा रही है। अभी भी ऑल इंडिया लेवल पे प्राइम मिनिस्टर की जो अप्रूवल रेटिंग है उसमें कोई फर्क नहीं आया। वो कंसिस्टेंटली 60% के आसपास जो है वो लगातार हमारे ट्रैकर में वो है। अगर हम देखें जो मूड ऑफ द नेशन हमारे हर 6 महीने पे आता है, उसमें प्राइम मिनिस्टर की रेटिंग्स अगर हम देखें तो हम जो 2021 मई की जो कोविड वेव थी उसके बाद जो है बस वो 50% के नीचे एक बार गई है। अदरवाइज 9 साल की गवर्नमेंट के बावजूद भी उनके खिलाफ कोई ऐसी एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखती है। उनकी अप्रूवल रेटिंग, लोगों की नजर में उनका काम उनको पसंद आ रहा है। वो अभी भी उन प्राइम मिनिस्टर को पीएम की पोस्ट के लिए जो है नरेंद्र मोदी साहब को जो ही सबसे ज्यादा बेहतर जो है कैंडिडेट समझते हैं। तो आज के सिनेरियो में सर ये दो चीजें जो सवाल हैं वो मेरी समझ से तो ये है। आपका सर्वे ये भी कहता है कि भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है, जिसका बहुत आरोप लगा रहे हैं ये लोग, विपक्ष लगाता है। नहीं, सवाल तो सुनो आप, पहले आपके सर्वे सवाल। अच्छा, एक ये इशू नहीं है, दूसरा कृषि के बारे में बहुत आंदोलन हुए, उसका कोई इशू नहीं है। और जो विपक्ष के चेहरे वाली बात आपने की वो हम लोगों ने दिखाया कि फेस एक बड़ा चीज़ है। हालांकि लोग इनकार करते हैं कि नहीं फेस की ज़रूरत नहीं है। 2004 का उदाहरण देते हैं कि देखो उस समय बिना फेस के लड़े थे, लेकिन ये आपका सर्वे कुछ और कह रहा है। 43% और 41%, ये जो 41% आपने ब्लॉक दिया है, ये 1-on-1 वाला ब्लॉक है या ये सिर्फ आपने चूंकि जो विपक्ष का सारा नंबर आके आपने जोड़ दिया वोट परसेंटेज पे, ये वो है? एक सर दोबारा दोहराएंगे सवाल, थोड़ा सा समझ। ये जो वोट परसेंटेज आपने दिखाया है 43 और 41, देखिए इसको देख के कोई कहेगा 1-1.5% का जो डिफरेंस बचा है, ठीक है, लेकिन ये 41% समुच्चय है क्या? सबका जोड़ लिया आपने, एक अलग अलग कौन कौन कहां कहां है, और ये एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं है जैसा कि एनडीए का है, वहां तो बस एक ही पार्टी है और एक ही नेता है, उसके नाम पे वोट पड़ रहा है। ये मैं समझना चाह रहा था आपसे, फिर मैं अपने ये 41% जो वोट शेयर है वो अपोजिशन पार्टीज का जोड़ करके ही है, जोड़कर जो इसमें इंडिया अलायंस, जी हाँ, ये इंडिया अलायंस में जो पार्टीज का जो वोट शेयर है, जो इंडिया अलायंस की पार्टीज है उनका वोट शेयर ये जोड़ करके है। ओके, ठीक। अब मेहमानों की तरफ चलते हैं। आशुतोष जी, तस्वीर कुछ बदल नहीं रही है, बिल्कुल 19 जैसी स्थिति है। मुझे नहीं मालूम आप इस निष्कर्ष पर अरे सर्वे मैं अपनी तरफ थोड़ी बोल रहा हूँ, सर्वे बता रहा है भाई, हम थोड़ी बोल रहे हैं। खालिद जी को आप डांटिए उधर की, मैं भी तो सर्वे के आधार पे ही कह रहा हूँ। आपने मेरे को कहा मैंने कैसे निष्कर्ष निकाला, इसलिए मैंने कहा हाँ बताइए। आपने सिर्फ एक सर्वे का जिक्र किया है, मैंने 2 और सर्वे देखे, उनमें भी लगभग ऐसी ही स्थिति है सर, लेटेस्ट मैंने लिया है। जी बताइए। CSDS का सर्वे है और टाइम्स नाउ का सर्वे है। CSDS का सर्वे और टाइम्स नाउ के सर्वे में जो सबसे प्रमुख बात है वो ये है कि कांग्रेस का वोट शेयर में कम से कम 8 से 10% का जंप है। CSDS ने मई के महीने में सर्वे किया था और उनका कहना ये कि कांग्रेस का वोट 29% तक पहुंच रहा है। तो आप ये करेंगे, अच्छा एक मिनट, चूंकि खालिद जी बैठे हैं तो इनके सर्वे की बात करिए ना। आप ये करेंगे कि सी वोटर का सर्वे ठीक नहीं है? मैंने कोई गीता पे हाथ रख के तो कसम खाई नहीं है कि मैं सी वोटर के सर्वे पर ही बात करूंगा। ये देखा, ये इसका फ्रूट है हल्के से निकलने का। बोलिए। टाइम्स नाउ ETG रिसर्च का सर्वे है, वो भी 27% के आसपास कह रहा है। अगर कांग्रेस के वोट शेयर में 8 से 10% का जंप दिख रहा है तो ये सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि नॉर्थ इंडिया में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में लड़ाई होगी। और मेरा अपना मानना यह है कि यही वो राज्य है जो इस बात को तय करेगा कि 2024 का चुनाव कौन जीतेगा। अब मैं आता हूं आपके सी वोटर के सर्वे पर। सी वोटर के सर्वे में 3 ऐसे डेटा हैं जो इस सरकार के लिए चिंता का सबब होना चाहिए। एक जो है, जब ये सवाल पूछा गया कि पिछले साल की तुलना में आपके जो डेली एक्सपेंसेस हैं वो इंप्रूव हुए हैं या खराब हुए हैं, तो 62% लोगों ने कहा है कि ये पिछले साल की तुलना में खराब हुए हैं। जब पूछा गया कि सरकार की आर्थिक नीतियों की वजह से किसको फायदा हो रहा, तो 55% लोगों ने कहा कि बिग बिजनेसेस को फायदा हुआ। 55% चाहिए, और बाकी जो है वो सिंगल डिजिट पे भी नहीं।
जब पूछा गया कि आप अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को देश में कैसे देखते हो, 56% लोगों ने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति बहुत खराब, खराब नहीं बहुत खराब है, और 16% लोगों ने कहा कि नहीं खराब है। इसका मतलब 72% लोग मानते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति खराब है। फिर इस सर्वे में एक और सवाल पूछा गया, वो सवाल ये पूछा गया कि क्या आपकी हाउस होल्ड इनकम, सैलरी या इनकम इंप्रूव करने की पॉसिबिलिटी है? तो 22% लोगों ने कहा कि हाँ, 33% लोगों ने कहा ना, और 36% लोगों ने कहा कि कोई उम्मीद नहीं। अब ये जो जब आप इस पर आते हैं कि आपकी जो डेली एक्सपेंसेस पिछले साल की तुलना में खराब हो रही है, और उसको 62% लोग इस बात को मानते हैं, तो मेरे ख्याल से ये सरकार के लिए चिंता का सबब होना चाहिए और चिंता की परेशानी की बात होनी चाहिए। और 72% लोग अनएम्प्लॉयमेंट को आशुतोष जी, इसके बाद वाला सवाल आपने नहीं बताया। इन सब के बाद आप वोट किसको देंगे, प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? ये वाला सवाल भी तो आपको पढ़ना चाहिए था उसके नीचे। मैं इस सवाल को बहुत महत्वपूर्ण इसलिए नहीं मानता हूं, अच्छा, क्योंकि जो इनकम्बेंट होता है ये हमेशा उसका एडवांटेज होता है। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने जब आई.के. गुजराल साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त के भी डेटा मैंने देखे थे, तो कम से कम। अरे सर, आई.के. गुजराल सरकार को आप कंपेयर कर रहे हैं। अब आशुतोष जी प्लीज, आपने हद कर दिया आज तो। अब आप सुनना नहीं चाहते तो बात अलग है। नहीं सुनना, आई.के. गुजराल की सरकार का कंपैरिजन आप आज कर रहे हैं सर, कमाल कर दिया आपने सर। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनकम्बेंट होने का फायदा आई.के. गुजराल को भी लग रहा है। चंद्रशेखर का भी करिए ना, 40 साल बनाम 40 दिन का नारा था, ठोका था उन्होंने, उसका भी करिए कंपैरिजन। नीरज जी, या तो आप अपनी बात कर लीजिए या मेरी बात सुन लीजिए। सुनाइए सर, आप क्या बताएं, आप बता सुनाइए। तो दिक्कत हमेशा इनकम्बेंट को फायदा होता। अगर आप 2004 का डेटा ले लेंगे तो भी आपको लगेगा अटल बिहारी वाजपेयी तो 300 सीट लेकर आ रहे हैं। कितनी सीटें मिली थी उनको? 136। कांग्रेस कितनी मिली थी? 145। सरकार किसकी बनी थी? सबको मालूम। तो अप्रूवल रेटिंग में हमेशा, क्योंकि वो उनकी जो विजिबिलिटी होती है, और वो विजिबिलिटी आइकॉनिक विजिबिलिटी होती है, वो सबसे क्लियर। अब आप सवाल पूछेंगे अगला प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? नरेंद्र मोदी तो अभी ऑटोमेटिकली प्राइम मिनिस्टर है। दूसरी तरफ तो अभी कोई किसी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा हुई नहीं है। नहीं तो एक मिनट सर, सुनो ना सर, छत्तीसगढ़ में भी मैं उसको इसलिए नहीं लाया क्योंकि वो बहुत ही इशू इससे डिफरेंट हो जाता है। छत्तीसगढ़ में पूछा गया था, वहां कांग्रेस के पक्ष में लोग पीएम मोदी को देखेंगे, 71% लोग चाहते हैं। वो क्या था? 100% लोग चाहे हम, तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला? फर्क ये पड़ेगा उनकी सरकार बन जाएगी, और क्या फर्क पड़ेगा सर? मतलब 2024 में चुनाव नहीं होने चाहिए। नहीं सर प्लीज, नरेंद्र मोदी का सीरियस सवाल है। देखिए आपके जो इशू आपने, नहीं सीरियस मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने खुद दिखाया कि महंगाई, बेरोजगारी, ये सब बड़े बड़े इश्यूज हैं। 24% इन लोगों ने अपने सवाल के जवाब दिए, बट वो मानते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्वर भी यही है, इसलिए वोट इनको देंगे। 52% लोग चाहते हैं। मैं तो मानता था कि आप एनालिसिस करने के लिए मुझे बुलाया, अगर आप मुझे इंट्रोगेट करने के लिए बुलाया नहीं ठीक है। अब मतलब आप गुजराल सर से, आपका अधिकार है कि आप किस तरीके से अपनी बातों को इंट्रोगेशन को सर हिंदी में मेरा अधिकार है कि अपनी बातों किस तरीके से रखूं। हाँ रखिए। और मेरा साफ तौर पे मानना है कि जो ये डेटा दिखा रहे हैं, जो सी वोटर का डेटा है, ये सरकार के लिए चिंता का सबब होना चाहिए। अगर मैं बीजेपी का नेता होता तो मैं मानता कि 62% लोग इस देश के अंदर कह रहे हैं कि पिछले साल की तुलना में उनकी आय में इजाफा नहीं बल्कि उसमें कमी आने वाली है। इसका मतलब क्या समझते हैं आप? इसका मतलब मैं ये समझता हूँ 200 रुपए सिलेंडर उन्होंने झटके में कम कर दिया। महंगाई वाला इशू देख लिया उन्होंने। नहीं, वो तो पिछली बार भी उन्होंने किया था। वो नरेंद्र मोदी सरकार के बारे में मत बात करिए। वो जब डीजल के दाम कम कर देते, पेट्रोल के दाम कम कर देते, वो एक अलग तरीके का प्रश्न, समझ जाइए। अरे महंगाई बढ़ रही तो और कैसे मदद की जाएगी सर? या तो आप बोल लीजिए या मैं बोल रहा हूं। नहीं, आप किसी चीज में मानने को तैयार नहीं। मैं तो कह रहा हूं महंगाई का इशू था, 200 रुपए कम कर दिया। मैंने क्या गीता पे हाथ रख के कसम खाई है क्या कि मैं जो बात आप कहेंगे मैं मानूंगा? नहीं ना मानूंगा। तो या तो आप मुझे बीजेपी के और कांग्रेस के प्रवक्ता की तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। और अगर आपने आगे एनालिसिस के लिए बुलाया तो फिर मेरी बात सुन लीजिए। मेरी बात एनालिसिस के बाद तो मैं सवाल पूछूंगा ना आपसे सर। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे ना, दिक्कत यहाँ पे आ रही है। दिक्कत ये हो रही है, आप मुझे दिक्कत ये हो रही है कि आप इंद्र कुमार गुजराल और चंद्रशेखर की गवर्नमेंट से कंपेयर कर रहे हैं। अरे भाई, मेरी मर्जी, मैं इंद्र कुमार गुजराल नहीं, मैं माउंटबेटन की बात करूं। आपको नहीं पसंद है तो आप मत बुलाइए मुझे अपने चैनल पे। नहीं, पसंद नापसंद की बात नहीं आशुतोष जी। देखिए, अगर आपको अगर एनालिसिस हो रहा है तो एक पैरेलल ग्राउंड पे, एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे एनालिसिस होना चाहिए। मैं आपसे बहस नहीं कर सकता। आई प्रेफर टू एग्जिट। नहीं, ये तो फिर आप मतलब चिढ़ के बोल रहे हैं। आप सवाल नहीं सुनना चाहते हैं। मैं सिंपली पूछ रहा हूं। हाँ ठीक है, आप जा सकते हैं आशुतोष जी, चिढ़ने की जरूरत नहीं है।
अगर आपके पसंद का सर्वे नहीं आ रहा है और आप इंद्र कुमार गुजराल से सरकार का कंपेयर करेंगे तो बेटर है कि आप एग्जिट कर जाएं। कोई जरूरत नहीं है कि इस तरीके से आप कोई एनालिसिस करें, क्योंकि ये डेटा बेस्ड है, ये व्यू नहीं है, ये सी वोटर का सर्वे है। और ये जरूरी नहीं है कि जो आपको अच्छा लगे आप वही बोलेंगे और जो नंबर आपको अच्छा नहीं लग रहा है उसके खिलाफ आप बोलते रहेंगे। महंगाई अगर इशू है तो उस सर्वे में दिखाया गया, उसको मैंने चर्चा भी की है और सरकार उस पर रिएक्ट भी कर रही है। अगर महंगाई एक इशू है उसके बाद भी लोग इनको वोट कर रहे हैं तो वो सवाल मैं पूछूंगा ना क्यों वोट कर रहे हैं, उसको कंपेयर आप इंद्र कुमार गुजराल से करेंगे आशुतोष जी। बेहतर है कि आप नहीं बात करें, कोई बात नहीं, आपकी चॉइस है, आपका अधिकार, आप बात नहीं करना चाहते हैं। विजय जी, आपको कैसा लगा सर्वे? देखिए, सर्वे और उस पर जो एक्शन हुआ वो दोनों बातें महत्वपूर्ण हैं। CSDS का सर्वे भी मैंने देखा, टाइम्स नाउ का भी देखा और ये भी देखा है सी वोटर का। खालिद जी से भी मेरी बात हुई थी, यशवंत से भी मेरी बात हुई। यदि उस पर महंगाई का और बेरोजगारी का इशू है तो ये आप और मैं नहीं देख रहे, जो सरकार है वो भी देख रही होगी। और उन्होंने देखा, जिसका आपने जिक्र किया कि गैस सिलेंडर का दाम 200 रुपये कम कर दिया गया। ये महंगाई को कम करने या जो महंगाई से परेशान है, विजय त्रिवेदी, नीरज वाजपेयी या जो भी लोग, उनके लिए एक इलाज है ना ये महंगाई को कम करने का। दूसरा, बेरोजगारी को कम करने की बात है। बेरोजगारी एक बड़ी चिंता का विषय है, ये सरकार के लिए भी चिंता की बात है। तो उन्होंने क्या किया कि अभी आपने कल देखा कि वो रोजगार मेला का आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने 51,000 अपॉइंटमेंट लेटर दिए। अब उसमें कैसे दिए गए हैं, क्या नहीं दिए गए, यदि मान लीजिए मैं उसको ये भी मान लूँ कि वो वैकेंसीज थी उसको भी भरा गया, तो भी वो आपको उस बेरोजगारी को तो खत्म कर रहा है। उन लोगों को 51,000 लोगों को नौकरी तो मिली है। इसका मतलब सरकार उसकी चिंता कर रही है। चुनावों को समझने का एक तरीका होता है कि हमेशा सरकारों के कामकाज से लोग परेशान होते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी से भी खुश हो जाएंगे। लेकिन चुनाव में सरकार बदलती कब है? 3 इशू होते हैं उसमें। एक है कि क्या आप सरकार से खुश हैं, तो आप कहते हैं सरकार से ना खुश है। क्या आप जो इश्यूज हो रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, आप उस पर खुश है? नहीं है। लेकिन क्या आप इस सरकार को बदलना चाहते हैं? यदि तब इस लेवल पर जब गुस्सा, इस लेवल पर जब नाराजगी आ जाएगी तो सरकार बदल जाएगी। आप महंगाई से नाराज हो सकते हैं, लेकिन क्या आप सरकार बदलना चाहते हैं? नहीं बदलना चाहते, क्योंकि आपने कहा कि मुझे नरेंद्र मोदी, 60% लोगों ने कहा कि खुश हैं, उससे उनसे खुश हैं। या 44% लोगों ने कहा कि भाई हम चाहते हैं नरेंद्र मोदी रहे। उसकी एक वजह ये तो हो सकती है कि या तो वो समझते हो कि नरेंद्र मोदी, ये सब परेशानियां तो जिंदगी में रहती है, जिंदगी है तो परेशानियां है, नरेंद्र मोदी इसको ठीक कर सकते हैं। या फिर ये भी समझ सकते हैं कि भाई इनके सामने जो लोग हैं वो शायद इन स्थितियों को इससे बेहतर नहीं कर सकते होंगे। दोनों कारण हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलैरिटी है वो इन इश्यूज को किसी हद तक नेगेट कर रही है, ये समझिए। ठीक है कि इश्यूज सारे चलते रहेंगे, लेकिन वो नेगेट कर रहे हैं कि भाई यहाँ मोदी जी रहेंगे तो ठीक हो जाएगा, थोड़ी महंगाई कम हो जाएगी, थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। आपको याद है हमने पहले चर्चा की थी, जब टमाटर की चर्चा हो रही थी, तो मैंने कहा था कि टमाटर कंटेम्प्रेरी महंगाई का इशू है। बारिश खत्म हो गई, टमाटर खत्म हो जाएंगे, फिर आप महंगाई पे क्या चर्चा करेंगे? तो महंगाई अलग तरीके से होती है। एग्रीकल्चर पर आपने बात की, तो एग्रीकल्चर पर क्यों नहीं बन रहा इशू? क्योंकि आपके पास बफर स्टॉक बहुत है। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर डायरेक्ट रिलेशन में नहीं है वोटर के। हमें यदि अनाज की कमी हो जाए, आज गेहूं एकदम बहुत महंगा हो जाए। आप कंटिन्यू करें, बीच में एक सवाल। विजय सर एक बीच में मैं सवाल रख दूं, फिर आप कंटिन्यू करिए। जी जी। मोदी जी को लोग मान रहे हैं कि वही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जितने भी इश्यूज सामने निकल के आ रहे हैं, महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, किसानी का हो। क्यों? क्या विपक्ष में कोई इतना काबिल नेता नहीं है? ये सवाल इसलिए क्योंकि इसी से चिढ़ के आशुतोष जी गए हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मेरा ये इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, लोग दे रहे हैं ना। लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनके मुकाबले जो सामने जो लोग हैं वो शायद इन स्थितियों को इससे बेहतर तरीके से डील नहीं कर पाए। ये सर्वे की स्टडी है, मैं इसमें अपने को शामिल ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि जब लोग ये समझ रहे हैं, इसका मतलब वो समझते हैं कि मोदी जी इन स्थितियों को बेहतर तरीके से डील कर रहे हैं या कर सकते हैं, या फिर इसको उलट कर भी देख सकते हैं कि जो दूसरे लोग हैं वो शायद इससे बेहतर तरीके से इसको डील ना करें। दोनों कारण है। कोई भी इसको नेगेट नहीं कर रहा कि महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है या कोई और परेशानी नहीं है। परेशानियां तो होती है, महंगाई बढ़ ही रही है, लेकिन महंगाई को फिर यदि कंपैरेटिव करेंगे तो आप कहेंगे कि आप मनमोहन सिंह सरकार से कंपेयर कर रहे हैं, तो उस समय क्या महंगाई की दर थी, आज की महंगाई की दर क्या है, ये तमाम सारे इशू होते हैं। लेकिन ये एक बेसिक बात बता रहा है कि जो वोटर है या जो सर्वे में जिन लोगों ने शामिल हुए, हम वोटर की बात भी ना करें, उनका विश्वास नरेंद्र मोदी में है कि इन समस्याओं को वो दूर कर सकते हैं या उसका कोई रास्ता निकाल सकते हैं। ये एक बड़ा कारण है।
है। मुझे इस सर्वे में जो सबसे दुविधा वाली बात लगी वो लगी इंडिया के वोट और एनडीए के वोट को आपने 43-41% कर दिया। ठीक है, इससे आप कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। जैसे खालिद साहब ने कहा कि भाई जो वो पार्टियां हैं उनका कहना का क्या है, जो मैं ठीक से समझाऊं कि नहीं, कि इंडिया में जो पार्टियां शामिल थी उनको जितना वोट मिलेगा उसको आपने एक साथ कर दिया, इसलिए वो 41% हो गया। हाँ। तो भाई साहब, जब यदि वो केरला में कांग्रेस और लेफ्ट साथ नहीं दे रहे तो आप उनको साथ कैसे जोड़ रहे हैं? वेस्ट बंगाल में लेफ्ट और टीएमसी साथ नहीं जा रहे तो उनको साथ कैसे जोड़ रहे हैं? क्योंकि आपने यदि जोड़ दिया तो फिर आप सीटें भी जोड़ देते। सीटें 193 क्यों हो रही हैं? उसका जो नुकसान होगा वो क्या होगा कि मैं फेंस पे जो बैठे हुए वोटर हैं, पार्टी का जो वोटर होता है, कैडर होता है, वो तो अपना वोट देता ही है, लेकिन जो फेंस पर बैठा हुआ होता है वोटर, वो कैसे समझता है? आपने कहा कि पिछला इलेक्शन था वो वॉक ओवर था नरेंद्र मोदी के लिए, लेकिन जब 43 और 41 होगा तो वो वॉक ओवर नहीं होगा ना। तो वॉक ओवर नहीं होगा तो जो फैंस सीटर वोटर है वो सोचेगा नहीं ये आ सकते हैं तो मैं इनको भी वोट दे दूं, मुझे परेशानी नहीं है कि वो उनको वोट दें कि ना दें। लेकिन आपने कंफ्यूज किया उसको, वो फैंस सीटर बना दिया आपने इंडिया की तरफ, एक मजबूत वोट परसेंटेज देकर 41%, लेकिन वो 41% है एक बार खाली ये कि वहां जो इंडिया में पार्टियां बैठी खाली जी 41% जो आपने जोड़ के बताया 25% वोट मिलेगा और वो 25% वोट बीजेपी के 38% वोट से। विजय जी एक मिनट रुकिए सर, विजय जी रुकिए, इसको समझने की जरूरत। खाली जी 41% जोड़ के आपने क्यों दिखाया? इसलिए कि ये सारे इंडिया के घटक हैं इसलिए इनको जोड़ के एक साथ दिखा दें, जो विजय सवाल। जी हाँ, इसी जो इंडिया के अलायंस पार्टनर्स हैं, हाँ। उनके जो वोट शेयर हमारे इसमें आया उसको हमने जोड़ करके दिखाया। वो मैं एक समझाने के तौर पे बात करूं, ये तो वोट शेयर आपने दिखाया कि ये है, हाँ। ये अरिथमेटिक्स के थ्रू जो आज जो हमने जो जोड़ा, जो बात करके वो ये है। लेकिन जब हम जाएंगे वहां पे केरला में, जब ये मैंने एक चीज जो पहले आप बोली कि ये आज की तारीख में ये हमने ये सिचुएशन ये हमारे सर्वे की स्टडी से आ रही है, लेकिन इस सर्वे का भी और इस इंडिया अलायंस का रियल टेस्ट वो होगा कि जब ये इंडिया अलायंस के जितने पार्टनर्स हैं, जब इनका सीट शेयरिंग और फाइनलाइज हो जाएगा, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन फाइनल होगा, क्या केरला में कांग्रेस और लेफ्ट अलायंस में उस वक्त में रहेंगे, एक साथ लड़ेंगे या अलग लड़ेंगे, ये उस वक्त में होगा। तो ये चूंकि कॉन्फ्लिक्टिंग दोनों के जो वोट ब्लॉक्स हैं, इस वजह से वो सीट्स का वो नहीं है सर जी। ठीक है, ये मुझे ध्यान है कि ये सी वोटर जब अपना सर्वे प्रेजेंट कर रहे थे तब भी उन्होंने क्लैरिफाई किया था, लेकिन हाँ इसको सरसरी तौर पे पढ़ने पे 41-43 से कंफ्यूजन होता है। जैसे कि यूपी ब्लॉक को अगर आप कंपेयर करें, अगर यूपी को आप देखें तो बीजेपी के वोट, एनडीए के वोट मान लीजिए उसमें उनको जोड़ लीजिए राम प्रकाश राजभर को भी, तो क्या सपा और कांग्रेस और आरएलडी के वोट मिला करें, आरएलडी पता नहीं है नहीं, लेकिन फिर चलो मिला लीजिए, तब भी क्या वोट में यही डिफरेंस है 41-43 टाइप का? नहीं होगा। खालिद जी सर, मेरा कुछ हेलो कुछ नेटवर्क का इशू। अच्छा विजय जी कुछ कहा? हाँ विजय जी कमेंट करिए फिर किसी मैं कंप्लीट कर दूं? हाँ विजय जी बोलिए। मैं ये छोटी सी बात कहना चाह रहा हूं कि जब आपने वोट को जोड़ दिया है तो वो बीजेपी के अगेंस्ट का वोट हुआ ना, 43 वर्सेस 41। हाँ, जबकि ये से उलट है, वो बीजेपी 25% मान लीजिए, मैं कोई भी परसेंट मान लीजिए, 20% वोट मिला कांग्रेस को और 21% मिला लेफ्ट को, और वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं, तो वो तो 20% और नेगेट हो गया, वो 21% भी नहीं रह गया, वो 1% पर आ गया। अब वो 1%, 20% बीजेपी, 20% कांग्रेस, 21% लेफ्ट और 38% बीजेपी, तो बीजेपी के लिए तो और चांसेस बढ़ गए। तो ये तो कंफ्यूजिंग है ना। जब यदि आप इसको इस तरह से कह रहे हैं कि जब होगा फैसला, तो फैसला होगा तब उसको बताइए ना, आप जोड़ कैसे सकते हैं उसको? जोड़ने का मतलब है कि आप कोई उसके विपक्षी उम्मीदवार के बराबर उस वोट को काउंट कर रहे हैं, यही मतलब होता है ना गणित में। तो नहीं ठीक है, परफेक्ट। शेखर जी तो फिर आपने कंफ्यूज कर दिया मुझे, और फिर याद जोड़ रहे थे तो फिर 193 सीटें क्यों है? 41% पे 193 सीटें थोड़ी आएगी वैसा। एग्जैक्टली वो बहुत नेक एंड नेक टाइप का हो जाएगा, क्योंकि 2% पे फर्क पड़ रहा है इसमें। लेकिन शेखर जी, इस सर्वे के जो महत्वपूर्ण अंश जो हमने अभी डिस्कस किए, जो मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, कि कितनी सीटें मिलेंगी ओवरऑल, क्या मुद्दे हैं, कौन फेस है, किसको आप सबसे लाइक करते हैं, वो आपके सामने है। तो 14, 19 और 24, अगर इस सर्वे को एक पिंच ऑफ सॉल्ट के तौर पे भी देखें तो कोई डिफरेंस तो दिख ही नहीं रहा है, तो बिल्कुल वैसे ही चला जा रहा है। तो फिर ये रियल इश्यूज कहाँ बदल रहे हैं? फिर आप कैसे देख रहे हैं इस सर्वे को?
तो देखिए, एक प्रकार से एक सर्वे एक आइडियल सिचुएशन दिखा रहा है जहां पे विपक्ष अगर जिस एक प्रिंसिपल पे इकट्ठे हुए हैं कि हम साथ लड़ेंगे, एनटीपी बीजेपी वोट डिवाइड नहीं होने देंगे, एनडीए वोट डिवाइड नहीं होने देंगे, जितना हो सके 400 से ज्यादा लोकसभा सीटों में हम एक ही उम्मीदवार खड़ा करेंगे, ये पहले बोल रहे थे। लेकिन आपने देखा पटना के बाद बेंगलोर में मीटिंग हुआ, अब जाके 31 अगस्त को मुंबई में होगा। लेकिन इस बीच में क्या देख रहे हैं, ये जो पहला उनका एक प्रकार से रिजॉल्व था भाई एक कैंडिडेट खड़ा करेंगे, लगभग वो उस विषय पर कोई मामला आगे बढ़ा नहीं है। और एक प्रकार से एक रियलिटी भी आ रही है, देखिए वो संभव नहीं है, क्योंकि बड़े पार्टी जैसे तृणमूल कांग्रेस या डीएमके या आप ले लीजिए या महाराष्ट्र ले लीजिए, महाराष्ट्र में तो स्थिति ऐसी बदली है, वहां पे उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें वहीं पर है, लेकिन वहां वैसी स्थिति है, एक प्रकार से बड़े कंफ्यूजन है। जब महाविकास आघाड़ी में शरद पवार के नेतृत्व में एनसीपी और अजीत पवार के नेतृत्व में जो एनसीपी, क्या वो पार्टी टूटी है ना टूटी है, यहां तक आ गया मामला, क्योंकि बार बार जो शरद पवार अजीत पवार से मिलना, फिर शरद पवार का बयान, ये सारे लेकर कांग्रेस बहुत चिंतित है। देखिए आइडियली देखा जाए हो सकता है ये पॉलिटिकल रियलिटी रिफ्लेक्ट करे, लेकिन जैसे चीजें बदल रही है, क्योंकि अभी ममता और स्टालिन क्या कह रहे हैं, कोई नेशनल लेवल पे सीट शेयरिंग नहीं होगी, जो होगा अपने अपने राज्यों में, जिस राज्य में जो क्षेत्रीय दल सबसे स्ट्रांग है वही डिसाइड करेंगे। इसका मतलब ममता बनर्जी बंगाल में जो 42 सीट्स है वो 40 पे तो वो जीतना चाहते हैं, और कांग्रेस के पास 2 अभी है, उसी 2 में लड़ने देंगे। और तमिलनाडु ले लीजिए, तमिलनाडु में डीएमके लीडिंग पार्टी है और कांग्रेस के पास इस वक्त 8 सीटें हैं, 8 एमपी सिटिंग एमपी है, हो सके वो 8 दे देंगे। लेकिन इससे ज्यादा कोई सीट शेयरिंग नेशनल लेवल पे बात ही नहीं करना चाहते। देखिए ये सीट शेयरिंग भी इतना ही सेंसिटिव बन गया है जितना फेस चेहरे को लेकर। पिछले 2 दिन से आप क्या देख रहे हैं, एक तरफ कांग्रेस के अंदर वो एक प्रकार से आवाज शुरू हो गई है, भाई राहुल गांधी ही हमारी कैंडिडेट है प्रधानमंत्री के लिए। तो उसके बाद तुरंत आप क्या देख रहे हैं, जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है, केसी त्यागी जैसा वरिष्ठ नेता कह रहे हैं नीतीश कुमार सक्षम है, उनमें सब गुण है प्रधानमंत्री बनने के लिए। और बंगाल में तो पोस्टर अभी से लग रहे हैं कि ममता ही हमारी प्रधानमंत्री है। और बंगलौर मीटिंग में हमने जो सुना है कि ममता ने कहा भाई अपने अपने राज्यों में यही करके हम चुनाव लड़ेंगे कि ममता बनर्जी फॉर पीएम, और स्टालिन चाहे तो तमिलनाडु में कह सकते हैं तब स्टालिन फॉर पीएम। इसका मतलब जो लोकसभा चुनाव में एक तो होता है कि कैसे वोट डिवाइड होता है या इकट्ठा होता है, दूसरा केमिस्ट्री। अभी तीसरा मीटिंग होने वाला है, केमिस्ट्री का तो नजर ही नहीं है, फिजिक्स भी थोड़ा गड़बड़ है। तो मुझे लगता है कि लोगों के सामने जब देखिए लोगों वोटर क्या चाहता है, वो चाहता है कि भाई विकल्प है, तो क्या विकल्प है। शेखर सर एक सवाल मैं आपसे जोड़ता हूं इसमें जी, एक ये कॉन्टोर्स हैं सेटअप कि वो गणित और रसायन विज्ञान ये सब जुड़ नहीं रही है, कैसे सीट शेयरिंग होगी, एक ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एक ये है। एक दूसरा पार्ट ये है कि इश्यूज पे लोगों का कन्विक्शन है। मैं इन दोनों चीजों को लेना चाहता हूं। मान लीजिए केमिस्ट्री भी बना लो, जोड़ भी लो, सब कुछ कर लो, यूपी में सारी केमिस्ट्री बना के देख चुके हैं ना लोग। लेकिन अगर मेरा कन्विक्शन किसी दूसरे आदमी के साथ है तो उसको ब्रेक करने की कोशिश करनी चाहिए INDI वालों को, रादर कि वो इसी में लड़ते रहे कि मैं संयोजक नहीं बनूंगा और मैं संयोजक बनूंगा। कोई बनाना चाहता, कोई नहीं बनना चाहता है। अभी संयोजक कौन बनेगा इसी में लड़ाई चल रही है। मुझे लगता है ये नॉन इश्यूज है जिसपे INDI वाले लड़े मरे जा रहे हैं। रियल इश्यूज पे आप बात नहीं कर रहे, शायद ये ज्यादा बड़ा इशू है। इश्यूज है, लेकिन इश्यूज के साथ साथ ये भी है कौन सॉल्व करेगा। हाँ, क्या राहुल गांधी जी इस पर अभी तक कुछ ऐसे इस विषयों पे ऐसे कुछ बोले जिससे लग रहा है कि उनके पास एक विकल्प रास्ता है, देश की विकास को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, ग्रोथ को लेकर, गरीबी दूर करने को लेकर। और कांग्रेस का तो देख चुके हैं नीरज जी, तो वो कुछ भी कहे राहुल जी, और राहुल जी ऐसे बात करते हैं कि कांग्रेस का पैदा अभी हुआ है, कांग्रेस का जन्म अभी हुआ है। कांग्रेस का एक हिस्ट्री भी है, कांग्रेस की एक पॉलिटिक्स भी लोगों ने देखा है, और बाकी पार्टीज का भी। क्या आप ममता बनर्जी को पीएम के रूप में देखना चाहेंगे? बताइए ना। जो बंगाल की आज हालत है, जो रिफ्लेक्ट नहीं होता वहां के चुनाव में, पंचायत चुनाव में इतनी हिंसा हो रही है, क्या देश भर में हिंसा हो रही है पंचायत चुनाव के लिए, म्युनिसिपल चुनाव के लिए? वहां पे गवर्नेंस क्या है? वहां पे एक स्थिति बनी है, एक जो परसेंटेज वाइज जिस तरह डेमोग्राफी बनी है उस हिसाब से
तृणमूल जीत रही है, वहां भी प्रॉब्लम हो रही है। वहां भी एक नया सेक्युलर फ्रंट बन रहा है जो चुनौती दे रहा है तृणमूल को, वो वामपंथी के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए वहां हिंसा बढ़ रही है। तृणमूल वाले वो सेक्युलर फ्रंट पे हिंसा कर रहे हैं क्योंकि उनकी जो ट्रेडिशनल वोट है उसमें बदलाव आ रहा है। इसीलिए देखिए आज के स्थिति में भी, इतने क्राइसिस के बावजूद भी, और गैस सिलेंडर दाम घटने से पहले लिया हुआ सर्वे है, वो सर्वे भी क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आज भी लोगों के अंदर लग रहा है कि आप जैसे भी देखे एक नेतृत्व ईमानदारी से कोशिश कर रहा है। ये 9 साल में जो इंप्रेशन बदला नहीं है अभी, कि ईमानदारी से अगर कोशिश हो रही है, और बाहर को स्वयं प्रधानमंत्री हमेशा यही कहते हैं कि भाई मैंने गलत फैसला लिया वो, लेकिन इसलिए नहीं लिया कि किसी को फायदा पहुंचना है, किसी को तंग करना है, किसी को कठिनाई देनी है। ये मतलब देखिए ये कम्युनिकेशन की बात भी है। अभी तक आपने भारत जोड़ो यात्रा देख लिया, अब भारत जोड़ो यात्रा 2 भी शुरू हो रहा है, लेकिन इससे क्या लग रहा है भाई, चंद्रयान 3 पहुंचता है, आपको सबको कांग्रेचुलेट करना है, लेकिन आप हमें याद दिलाना चाहते हैं नेहरू ने क्या किया। अरे नेहरू से क्या मतलब है अभी? ऐसे हर इश्यू पे जो प्रतिक्रिया आ रही है लोग देख रहे हैं, वही रिफ्लेक्ट हो रहा है ये सर्वे में कि आज भी वो नहीं। देखिए 80 की बात करता हूं, 2 साल का उन्होंने नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट देख लिया था। 80 में इंदिरा गांधी वापस क्यों आई? इसलिए वापस आई, लोगों को लगा भाई हमने तो ट्राई कर लिया है, गुस्से में हमने इनके खिलाफ वोट दिया इंदिरा जी को, लेकिन फिर इंदिरा जी को क्यों लाए? क्योंकि 1980 में लगा कि भाई यही है बेस्ट। जब लोग बहुत नाखुश थे इंदिरा गांधी से, राइट सर, एक रूलिंग पार्टी। एक सवाल और इस पे मैं लेके आता हूं। विजय जी आपसे भी है पहले सवाल, उसके बाद इसको मैं एक्सप्लोर करूंगा। आमतौर पे ये बात धारणा रखी जाती है कि इलेक्शन का मूड बदलता रहता है ना। अभी तो कितना मार्च अप्रैल से मान लीजिए प्रोसेस शुरू हो जाएगा, तो अभी आपके पास 6-7 महीने हैं, 6 महीने कम से कम मान लीजिए आप। क्या ये परिस्थितियां बदल जाती हैं? ये बहुत मैं इसलिए जानना चाहता हूं क्योंकि मैं बहुत सारे उदाहरण दूंगा आपको कि लोग कब तय करते हैं कि मुझे कौन सी सरकार चुननी है। 6 महीने पहले, साल भर पहले, या एकदम चुनाव से 1 दिन पहले पूर्व संध्या पर कि कल सुबह किसको वोट डालना है। इसको लेकर के बहुत बहस होती है। सर्वे आफ्टर सर्वे जब पूछते हैं खालिद जी लोग, तो ये सवाल बार बार रखा जाता है कि आप अपना मन कब बनाते हैं। तो बहुत सारे लोग उदाहरण देते हैं कि वो फ्रिंज में जो 10-12% बैठे हैं वो डिसाइडिंग फैक्टर हो जाते हैं। खालिद जी से एक बार क्विक रिएक्शन लेते, फिर आप लोगों से इस पर चर्चा होगी। खालिद जी क्या तय करते हैं लोग आपके सर्वे? अच्छा, खालिद जी का शायद डिस्कशन नेटवर्क नहीं, तो विजय जी आप बताइए इसका कब तय करते हैं लोग? देखिए सारा वोट इलेक्शन जो है वो मोटे तौर पर फ्रिंज वोटर जिसे आप कह रहे हैं, फैंस सीटर जो वोटर है वो डिसाइड कर रहा है। क्योंकि जो पार्टी का वोट है, काडर वोट है, तो एक आइडियोलॉजी का वोट है, जो भी आप आइडियोलॉजी कहें, वो वोट मोटे तौर पर फिक्स रहता है, तय रहता है, जब तक कि कोई बहुत बड़ा संकट ना हो जाए कि आपके भैया मेरे साथ के होंगे ये, लेकिन मेरे साथ नहीं चलेगा, जैसे तलाक करते हैं आप घर में, ठीक है, तो वो स्थिति तब आती है। अब जो फैंस सीटर वोट है वो धीरे धीरे ग्रो करता है अपने दिमाग को भी, माइंड मेकअप करने में भी। शुरू में वो लगता है जैसे, इसीलिए मैंने वो बात कही 41-43% का, कि वो फैंस सीटर वोट को यदि वोटर को लगे कि भाई ये आ सकते हैं, तो हो सकता है कि वो सोचे कि इसको ट्राई कर सकते हैं। लेकिन यदि वो फैंस सीटर वोटर को लगे कि ये तो 20% पे ही रहने वाले हैं, तो वो नहीं करेगा। ठीक है, मुझे जो लगा इस मतलब फैंस सीटर वोट ही केवल जो है वो ज्यादा डिसाइड करते हैं। अब उसमें भी बीजेपी का फायदा है यहाँ पर कि उसके पास ऑफिशियली तौर पर 20 करोड़ वोटर वो है कार्यकर्ता, ठीक है, तो वो कार्यकर्ता कहाँ जाएगा? बीजेपी से कहीं अलग जा रहा है क्या? जो 38% वोट है उसमें से कितना वोट परमानेंट बीजेपी के पास है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कांग्रेस और दूसरे दलों के पास कैसा है? इसमें जो खालिद साहब के सर्वे में जो बात है उसमें एक बहुत बारीक बात है जिस पर एक्सप्लोर किया जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है अपोजिशन को। वो है 2-3 सवाल जो बिल्कुल घर के पर्सनल सवाल हैं कि आपकी जो तनख्वाह चल रही थी, क्या आपका उससे घर चलाना आसान हुआ या मुश्किल हुआ है? उसमें ज्यादातर लोगों ने कहा कि मुश्किल हुआ है, ठीक है। तनख्वाहों में बढ़ोतरी नहीं हुई है या हुई है, वो एक बड़ा सवाल है। एक बड़ा सवाल है कि सरकार की नीतियों से किसको बड़ा फायदा हुआ, उसमें जिसमें जिक्र किया गया कि बड़े उद्योगपतियों को 50% फायदा हुआ। यदि इन सवालों को अपोजिशन एक्सप्लोर करे, क्योंकि मेरी तकलीफ है ना कि मेरी तनख्वाह से काम नहीं चल रहा, मुझे हर 20 तारीख को लगता है कि अब कब आएगी तनख्वाह। इस तकलीफ को भी जब आप थोड़ा सा पिन पॉइंट करेंगे, उजागर करेंगे, जख्मों को उधेड़ना शुरू करेंगे,
एक तो पॉलिटिक्स में जख्मों पे मरहम लगाना चाहिए, दूसरा कभी कभी जख्मों को उधेड़ना भी चाहिए। तो क्या अपोजिशन उन जख्मों को उधेड़ने में कामयाब है या वो उस पर कंसंट्रेट कर रहा है, या अभी केवल यही लड़ाई चल रही है कि संयोजक कौन बनेगा, पीएम कैंडिडेट कौन बनेगा, साझा उम्मीदवार, वो सब भी जरूरी है जी। लेकिन पहले ये तो तय हो, क्योंकि मैं ये बता सकूं कि ये चीजें नहीं चलेगी। दूसरी बात, मोदी वर्सेस ऑल में क्या फर्क हो रहा है कि एस्पिरेशनल जो एक आइडिया है वो नरेंद्र मोदी के पास है, अपोजिशन की तरफ से अभी वो एस्पिरेशन वाला बात नहीं आ रही। आप सोचिए 2014 में नरेंद्र मोदी की क्लीन स्लेट थी, हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि भाई नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर क्या करेंगे, इस देश को कहीं आगे ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे, लेकिन उन्होंने एक एस्पिरेशन दिया कि अच्छे दिन आएंगे। जी, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। अच्छे दिन आना, क्या आज विजय जी एक छोटा सा ब्रेक लेना है, तुरंत वापस आते इसी चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। इस चीज़ को मैं इसलिए समझना चाह रहा था क्योंकि खालिद जी जुड़ जाएंगे तो एक सवाल मुझसे लेंगे कि वो उनका तो लाइव ट्रैकर चलता रहता है। मुझे ये जो फेंस सिटर या फ्रिंज वोटर जिसको बोलते हैं ना, इस सवाल को एक्सप्लोर इसलिए करना है क्योंकि सर्वे आफ्टर सर्वे जो ट्रेंड है ना वो बदलता नहीं है। मेरे को सीरियस डाउट है कि ये जो 10-15% की थ्योरी चलती है इसमें लोचा है। मैं अभी आगे ब्रेक के बाद बताऊंगा कि मैं ये सवाल क्यों बार बार पूछना चाह रहा हूँ। ब्रेक के बाद लौटते हैं। स्वागत है एक बार फिर से, और आज हम चर्चा कर रहे हैं जो 2-3 सर्वे आए हैं उस पर, और ताज़ा सर्वे सी वोटर का है जिसमें 24 में कौन जीत सकता है, क्या मुद्दे हैं, किसका फेस है, इसी पे बातचीत हो रही है। आशुतोष जी भी जुड़े थे लेकिन वो गुस्सा के चले गए हैं। होते तो अच्छा रहता, सुनते इस डिबेट को, पार्टिसिपेट करते। खालिद जी, एक सवाल मेरा है, आपका चूंकि लाइव ट्रैकर चलता है, आप लगातार इसको ट्रैक करते हैं चुनावों को, मुझे एक चीज़ समझाइए बहुत संक्षेप में कि ये जो फेंस सिटर, फ्रिंज वोटर 10-15% ये एकदम अंत में तय करता है एक दिन पहले, ये क्या खेल है, इसमें कितना सच्चाई है या कितना बड़ा ये संख्या होती है? जैसे हम लोग कभी जाते हैं ना ट्रेन में, किसी को आप छोड़ने जाइए प्लेटफॉर्म पे तो पूरी ट्रेन भर जाती है लेकिन 10-5 आदमी होते हैं जो एकदम चलती हुई ट्रेन में ही चढ़ेंगे, उनको आदत है कि मैं बाद में ही चढ़ूंगा। तो फ्रिंज उतना है क्या 1% वाला की? तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना चढ़ो उतर भी जाओ तो क्या फर्क पड़ेगा, ट्रेन चली जाएगी। बताइए सर। ये देखिए रीजन टू रीजन ये डिपेंड करेगा कि वहां का फेंस सिटर किस रीजन में कितना है। यहाँ बहुत नेक टू नेक मोटे तौर पे एवरेज कितना होता है? सर देखिए बात तो जैसे नेक टू नेक फाइट है, अभी आप मान लीजिए मौजूदा सिचुएशन में अगर आप देखेंगे राजस्थान में और मध्य प्रदेश में जहां बहुत ही नेक टू नेक फाइट है, तो वहां फेंस सिटर वोटर की तादाद बहुत ज्यादा नहीं होती। वहां 1-2% का भी जो स्विच करने पे इसका होगा वो उतना ही होगा जिसे आप कह लेंगे मार्जिन पे। और ये बात सही है सर कि देखिए जो सिचुएशन इसमें आज हम क्यों इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, जो नेशनल पर्सपेक्टिव में वो फेंस सिटर वोटर अगर है भी और नहीं भी है उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो सिनेरियो में उनको ये दिख रहा है कि प्रेजेंट सिनेरियो में नेशनल लीडरशिप में जो 2 फेसेस अमूमन जो प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं वो बेसिकली, हालांकि इंडिया अलायंस में कई सारे जो है मजबूत चेहरे आपको दिखते हैं, लेकिन वो मजबूत चेहरे हैं सिर्फ एक स्टेट के रीजनल लेवल के। जैसे ममता बनर्जी है, काफी मजबूत लीडर है, बट शी इज लिमिटेड टू ओनली टू वेस्ट बंगाल। उसी तरीके से आपके स्टालिन है वो तमिलनाडु में। नेशनल लेवल पे जो देखते हैं हम, और रिस्पोंडेंट भी जो बोलते हैं कि नेशनल लेवल पे अगर आप पीएम के मुकाबले में किसको देखते हैं तो राहुल गांधी को देखते हैं। और राहुल गांधी में और उनमें जो है वो जो डिफरेंस है आज की तारीख में, भारत जोड़ो यात्रा होने के बावजूद, उसमें उनकी अप्रूवल रेटिंग ट्रैक करने के बढ़ने के बावजूद भी वो इतना डिफरेंस है कि इन फेंस सिटर के लास्ट मोमेंट तक बैठे रहने की कोई गुंजाइश बच नहीं जाती, और बचती भी है तो उनके डिसीजन से कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होने वाला नहीं है नेशनल लेवल पे। जी 2019 का चुनाव याद करिए, और तमाम विश्लेषक और ये सब लोग कह रहे थे कि बीजेपी को अकेले 150 सीटें मिल जाएंगी, नितिन गडकरी जी को प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारे डिस्कशन हम लोगों ने सुने। इस बार तो एकदम लुटिया डूबने वाली है। फिर उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी हमने दोनों बार देखा, अभी 22 में कि अखिलेश यादव जी ही जीतेंगे। रैलियों में देखिए आप, 4 बजे सुबह की रैली में भी इतने भयानक लोग आते हैं। मैं ये उदाहरण इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि मैं किसी के सपोर्ट में किसी पर, मैं इसलिए दे रहा हूँ कि ये बात समझना जरूरी, इसको शायद रीलुक करने की ज़रूरत है। ये जो फ्रिंज वोटर वाला एक वो होता है ना कि बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है, मुझे लगता है ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। चुनाव का मन लोग साल भर पहले, 1.5 साल पहले बना लेते हैं
कि मुझे इस व्यक्ति को, इस पार्टी को जिताना है, वो या इसको हराना भी है, दोनों साइड से। अंत समय में 3 महीने में आप सर के बल खड़े हो जाइए, आप कुछ नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि लोगों ने तय कर लिया होता है। 19 का चुनाव देखिए आप, 22 में विधानसभा के चुनाव देखिए आप, या उससे पहले 14 का चुनाव आप 14 का चुनाव तो 1.5 साल पहले, 2 साल पहले लोगों ने तय कर लिया था कि कांग्रेस को नहीं रखना है, यूपीए 2 को हराना है। या उत्तर प्रदेश में 2016 इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जब वो नोटबंदी सब कुछ कर डाला था, लेकिन लोगों ने तय कर लिया था। मैं इस सवाल को रीलुक इसलिए करना चाहता हूं कि क्या ये अभी चूंकि 6 महीने हैं तो बहुत सारे लोग ये थ्योरी देंगे, अरे बदल जाएगा चुनाव, क्या ये थ्योरी रीलुक करने की जरूरत है? आइदर साइड में ये नहीं कह रहा कि इनके पक्ष में ही हो सकता है इनके खिलाफ लोगों ने मन बना लिया हो कि बीजेपी को हराना मेरे को। शेखर से पहले आप, फिर विजय जी आप। ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं हाँ, जी? ये बिल्कुल लोगों ने मन बना लिया या ये अभी 6 महीने में बदलता रहेगा परिणाम? नहीं, एक चीज जो मेरे एक्सपीरियंस में मैंने जो देखा है, जो अनडिसाइडेड वोटर है, वो अनडिसाइडेड वोटर कभी जो कमजोर लाइन्स है उसकी तरफ नहीं जाएगा। जो अनडिसाइडेड वोटर हमेशा उसी के पास जाएगा जिसको लग रहा है कि वही जीतेगा, क्योंकि वोटर भी नहीं चाहता कि वो कोई जो विक्टर के साथ ही होना चाहता है। जब उसको लग रहा है कि भाई यही आ रहे हैं, तब इन्हीं को देने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि जो वोट खिलाफ करता है उसके अंदर गुस्सा होता है, वो फेंस सीटर नहीं है। जो खिलाफ वोट करता है, जो नेगेटिव वोट देता है, वो उस पार्टी या उस सरकार के खिलाफ है। और मुझे नहीं लगता कि ऐसी एक परिस्थिति बन रही है कि फेंस सीटर जो यहां दूं या वहां दूं, वो वेट कर रहा है अपना गुस्सा ये दिखाने के लिए। जिसको गुस्सा है, जिसको नाखुश है इस अरेंजमेंट से, वो वैसे ही तो खिलाफ ही करेगा। वो मुझे नहीं लगता फेंस सीटर फिर वो कन्वर्ट होता है। तो फेंस सीटर हमेशा वही है जो विक्टर के साथ ही जाएगा। लगभग ये मेरा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है कि जहां जहां चुनाव हुआ है, फेंस सीटर का वोट वही शिफ्ट किया है। इसीलिए जो खाली जी कह रहे थे कि फेंस सीटर का ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वही बड़ा कारण है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए आज सिलेंडर की प्राइसेस घट गई है, तो आने वाले समय में आप देखेंगे ये 4 राज्यों के चुनाव है, तेलंगाना भी मैं इस पर जोड़ूंगा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना भी है। बीजेपी को स्वयं लग रहा है कि मध्य प्रदेश टफ है, छत्तीसगढ़ भी टफ है, राजस्थान भी बीजेपी के हिसाब से वो कभी ये नहीं कहेंगे कि भाई उनके लिए आसान है। और कांग्रेस पे बड़ी कॉन्फिडेंस है कि मध्य प्रदेश में इस बार हमें चांस अच्छी है, और छत्तीसगढ़ में बीजेपी उतनी फाइटिंग में नहीं पहुंची है। ये सारे इंटरनल एनालिसिस हो रहे हैं, लेकिन फिर भी एक प्रकार से नैरेटिव सेट करता है, लेकिन नैरेटिव ही सेट करेगा, फाइनल आउटकम नहीं, क्योंकि कई चीजें बदलेंगे, कई चीजें होंगे। देखिए कोई भी चुनाव हारने के लिए नहीं तय करता, सब जीतने के लिए कोशिश करते हैं। आज ये 200 रुपया घटा है, सबसे दुखी कांग्रेस है। कांग्रेस नेताओं को ट्वीट देखिए, एग्जैक्टली डर गया है, ये हो गया है, हमने 500 रुपया की बात की सिलेंडर की राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में, इसलिए इन्होंने घटा दिया। मतलब उनको लग रहा है कि एक मुद्दा उनके हाथ से जा रहा है, हो सकता है। और क्योंकि इन्होंने तो हर जगह 5 प्रॉमिसेस की बात की, मान लीजिए हर प्रॉमिस हर जगह पे एक दूसरी तरफ से बीजेपी उसको टैकल करती है। जैसे मध्य प्रदेश में अगर लोक कल्याण के नाम पे कुछ हो रहा है, तो रेवड़ी के नाम पे और कुछ हो रहा है, नाम ही केवल फर्क है। आप उसको शेखर सर जी, पॉइंट टेकन सर। विजय जी, क्या इस थ्योरी को रीलुक करने की जरूरत है? पिछले चुनाव में 72,000 रुपए साल का एक आइडिया दिया गया था, विच इज रियली बिग आइडिया। किसी को अगर आप ये कह दो कि मैं आपको 72,000 रुपए साल दूंगा, मैं तो उसी को वोट दे दूंगा, लेकिन लोगों ने नहीं दिया, क्योंकि लोगों ने पहले तय कर लिया था मेरे को नहीं देना, आप कोई भी ऑफर दो मेरे को। क्या ये थ्योरी वाकई रीलुक करने की जरूरत है कि आखिरी समय में फ्रिंज वोटर तय करेगा कौन जीतेगा, या पहले से डिसाइडेड है आइदर साइड? वो अगर छत्तीसगढ़ में उसने तय कर लिया कि मेरे को रिपीट करना बघेल सिंह की सरकार, तो फिर आप कुछ भी कर लो। जी, ज्यादातर वोटर पहले डिसाइड कर चुका होता है, वो एक दिन में डिसाइड नहीं कर रहा होता है कि किस सरकार के खिलाफ जाना है, किस सरकार के साथ, किस लोगों के साथ जाना है। ये मोटे तौर पर तय होता है। और जो फेंस सीटर वोटर है, जैसे शेखर जी ने भी कहा, उसको आप उसके गुस्से से आंकिए। यदि जो बच गया है, एक तो वोटर ने तय कर लिया, अब उस गुस्से को आप कितना बढ़ा रहे हैं। और हमेशा फेंस सीटर यदि गुस्सा आप उसको एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे, एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो फिर इनकम्बेंट के साथ जाएगा, क्योंकि उसको लग रहा है यार यही आएंगे, ठीक है, इसी के साथ चले जाते हैं, समझे। तो वो फेंस सीटर वोटर कोई कॉन्सेप्ट उस तरह से नहीं है। लेकिन 1-2% कई बार ऐसा होता है कि बड़ा कोई घटना हो जाए जिससे आपकी नाराजगी बढ़ जाए। मैं हमेशा ये बात कर रहा हूं कि जब वोटर ये तय कर ले कि मैं इनको नहीं दूंगा वोट किसी भी हाल में, जैसे आपने यूपीए सरकार का जिक्र किया कि 2012 में करीब करीब तय हो गया था कि ये सरकार अब नहीं आने वाली है,
ठीक है। तो वो जब तक स्थिति बनती है, और वो स्थिति आज की तारीख में इस सरकार के साथ नहीं दिख रही। इसका मतलब ये नहीं कि ये सरकार जीत जाएगी या नहीं जीतेगी, ये नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर ये बात दिखाई दे रही है कि वो आज तो वैसे भी बहुत समय नहीं बचा है। फैंसी सीटर का मतलब ये थोड़ी है कि आप वोट डालने जा रहे हैं सुबह तब डिसाइड करते हैं और करते करते नहीं है ऐसा कर लेंगे। वैसे आप तो वोट डालने की बात छोड़िए, सब्जी लेने भी जाते हैं तो तय कर लेते हैं ये सब्जी मुझे लेने जाना है, फिर वहां जाकर कुछ एक आध चीज में कोई बदलाव हो जाएगा, इससे ज्यादा तो नहीं करते ना। तो फैंसी सीटर वोटर भी 1% ऐसे लोग होते हैं जो उस समय जाकर अचानक, यदि ऐसा होता तो फिर वो सारे वोट जो रात को आप नोट बांटने की बात होती है, शराब बांटने की बात होती है, तो क्या उससे सरकारें बदल जाती हैं? नहीं बदलती। और फिर लोकसभा चुनाव में ये काम और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो इतनी बड़ी हैं, जहां पर 15 लाख वोट हैं, 10 लाख वोट हैं, 8 लाख वोट हैं, विनिंग मार्जिन 1 लाख का, 1.5 लाख का, 2 लाख का है। तो वो विनिंग मार्जिन को इस तरह से, यदि कोई छोटी मणिपुर का चुनाव हो, अरुणाचल का चुनाव हो, दिल्ली में के अलावा कहीं पर चुनाव हो, तो वो चुनावों में जहां पर 50,000 की बजाय 50,000 की कॉन्स्टिट्यूंसी और 3,000 वोटों पर हो रहा है, तो वहां पर थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता होगा फैंसी सीटर से। लोकसभा चुनावों में फैंसी सीटर बहुत, और खास तौर से लास्ट मिनट पर डिसाइड करने की स्थिति में नहीं होता। जहां पे अब कुछ लोग पुलवामा का जिक्र कर सकते हैं, बालाकोट का, एक छोटी सी बात कर रहा हूं, बालाकोट का जिक्र कर सकते हैं। बालाकोट से फैंसी सीटर ने वोट नहीं दिया, बालाकोट से जो बीजेपी का वोट था और उसके सपोर्ट में थोड़ा ढुलमुल था, केवल बीजेपी का वर्कर नहीं था, उसका भी जोश बढ़ गया और हो सकता है कि उसने भी उसको वोट दे दिया। लेकिन वो बालाकोट नहीं होता तब भी एंटी बीजेपी वोट देता, इसके चांसेस कम थे। जी, अब ये बात सही कह रहे हैं आपकी, जो नगर पालिका के चुनाव होते हैं मेयर के, पार्षदों के, उसमें फैंसी सीटर वाला फर्क पड़ता है, क्योंकि वो पता है आपको कि 40 लोगों को वोट डालना है, उसमें 30 लोग बता ही नहीं रहे, तो वो वहाँ पे जहाँ पे 10 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पे 20,000 वोटर से लेकर क्या है। मैंने ट्रेन का उदाहरण दिया ना कि 5 लोग चलती ट्रेन में ही चढ़ेंगे तो उससे ट्रेन ना घाटे में चली जाएगी, ना उसको कोई बम्पर मुनाफा हो जाएगी, वो 5 लोग अगर नहीं चढ़ पाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या सब्जी लेने आप शाम को गए, आपको बहुत सस्ती मिल रही तो आप ले सकते हैं। अच्छा, मेरे पास समय एकदम कम है, एक छोटा छोटा सवाल मुझे 30 सेकंड चाहिए, जो है कि ये आज एक बात निकल के आई कि चुनाव जल्दी हो सकते हैं। शेखर जी, आपको लगता है दिसंबर में चुनाव हो सकते हैं क्या? बहुत छोटा जवाब। नहीं, देखिए, ये पहला, मैं इसको थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ। ये पहली पार्टी जो अर्ली इलेक्शन की बात शुरू की है वो डीएमके है। क्योंकि कई डीएमके नेता ने मुझे कांटेक्ट करके पूछे कि क्या कुछ ऐसा हो रहा है। आज नहीं, मैं 6-8 महीना पहले कह रहा हूं। मैंने कहा, जब प्रधानमंत्री अपना रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं, नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं, आपको लग रहा है वो 6 महीना पहले चुनाव कराएंगे? जब उनकी इच्छा है कि वो लंबी से लंबी सर्विस करे और उनकी रिकॉर्ड अच्छी रिकॉर्ड हो, वो क्यों करे? लेकिन बार बार डीएमके ने शुरू किया ये, और डीएमके बार बार पूछने भी लगा। तमिलनाडु में बयानबाजी भी हुई 8-9 महीना पहले, क्योंकि मैं तमिलनाडु की पॉलिटिक्स को क्लोजली वॉच करता हूं। अब क्या हो गया है, वही बात जाके अब ये लोग शुरू कर दिए। ममता बोली, और अरे ममता, देखिए, जब 6 महीना पहले क्यों करेंगे जी? जब मुझे तो लग रहा है कि 24 का भी यही कैंडिडेट रहेंगे, मुझे लगता है 29 में भी यही कैंडिडेट होंगे, क्योंकि पंडित नेहरू जी ने 17 साल रहे पीएम। जी सर, शेखर सर, रोकूंगा मैं आपको, बहुत समय एकदम कम हो रहा है। 14% हिंदुत्व का मुद्दा है जिस पर वोट पड़ेगा 2024 में, और राम मंदिर का उद्घाटन होना है 13 जनवरी को, और मोदी जी पहले करा देंगे चुनाव। मतलब कहता तो कहता, सुनता बाउर वाली कहावत है ये। विजय जी, देखिए नीरज जी, मैं बता दूं, बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से ये 100% चांस नहीं है कि वो जल्दी चुनाव करवा दें। इसकी जरूरत भी नहीं है और वो करवाएंगे भी नहीं किसी भी हालत में। लेकिन जो अपोजिशन लीडर्स की तरफ से या डीएमके की तरफ से या ममता जी की तरफ से आ रहा है, उसका मुझे ऐसा लगता है कि वो समझते हैं कि ये डर पैदा करके आप जो अपना फ्लॉक है उसको एक साथ जल्दी ले आएंगे, भैया जल्दी जल्दी साथ आ जाइए और जल्दी जल्दी कुछ कर लीजिए, अब वक्त नहीं बचा है। ये एक स्ट्रेटेजी, पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी हो सकता है। चुनाव दिसंबर में होंगे, इसकी संभावना मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगती। बिल्कुल का मतलब बिल्कुल नहीं लगती। सर, समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। और आशुतोष जी जुड़े रहते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन वो चले गए गुस्सा होकर के। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।